नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके फंडा बाय अनीस खान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और मैं आपका वेलकम करता हूं। और आप जुड़े रहें। आपको इस YouTube चैनल पर आपको यानी बेहतरीन क्लासें मिलने वाली है। जीट मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको स्पेशली एमसीक्यू तैयार करवाए जाएंगे। और आप देखेंगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि 40 से 45 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में तैयार हो। और इसके लिए हमने अच्छा मैटर तैयार किया है और आप सबका सहयोग रहा तो शायद हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जुड़े रहें जीके फंडा बाय अनीस खान चैनल पर। मैं खान सर फिर आपका अगेन स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी का स्वागत, सभी को अस्सलाम वालेकुम, सभी को सत श्री अकाल। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो ये क्लास है आपके लिए रामबाण साबित होगी। और देखिए अब मैं ज्यादा समय गंवाए बिना मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। और पहला क्वेश्चन जो रहने वाला दोस्तों, देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको बोल दूं जीके फंडा बाय अनीस खान यानी खान सर के नाम से देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा। देखिए सीधा सा सवाल है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा। तो ये ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए बादशाह बाग का युद्ध कहा, ऑप्शन बी खमनौर का युद्ध कहा, ऑप्शन सी गोगुंदा का युद्ध कहा, या ऑप्शन डी मेवाड़ की थर्मोपली। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी। यानी हम जिसकी बात करेंगे सीधी सीधी जो हम बात कर रहे हैं, आपका जो आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन बी खमनौर का युद्ध। अब्बुल फजल ने इस युद्ध का जिक्र अकबरनामा में किया है और उसने साहब इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, खमनौर का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि बादशाह बाग का युद्ध कहने वाला कौन था तो आरसीवादी लाल लाल श्रीवास्तव। आरसीवादी या आरसीवाद लाल श्रीवास्तव ने कहा खमनौर का युद्ध कहने वाला कौन, अबुल फजल। कौन दोस्तों, अबुल फजल। इसके बाद गोगुंदा का युद्ध कहने वाला कौन, तो गोगुंदा का युद्ध कहने वाला कौन, बदायूनी। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध। और बदायूनी वही है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल हमें बताया, आंखों देखा हाल लिखा। कहते हैं कि जब मन करता था तब हल्दी घाटी के युद्ध में तलवार चला लेता था और जब मन करता था तो कलम चला लेता था। और इस युद्ध में कहते हैं कि जब राजपूतों की हार हुई, कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में खून की नदियां बही और कहते हैं कि इसने राजपूतों के खून को अपने हाथों में लिया और अपनी दाढ़ी को रंगा। यह कथन भी पूछा गया है। मेवाड़ की थर्मोपली कहने वाला कौन, तो है कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान इतिहास का पिता भी कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का पिता। कहते कर्नल टोड ने कहा था कि थर्मोपली नामक यूनान में एक स्थान है, वो जगह है, वहां पर एक युद्ध हुआ था फारस के लोगों के और यूनान के लोगों के बीच में। कहते हैं यूनानियों की संख्या कम थी, उसके बाद भी उन्होंने फारसियों को हराया। इसलिए उसने कहा कि मुझे पढ़ने से ऐसा लगा, कर्नल टोड कहता है कि युद्ध यानी मेवाड़ की थर्मोपली कहा, उसने नाम दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका स्लाइड पर कि मेवाड़ के मैराथन नाम से प्रसिद्ध दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1580, 1582, 1584, 1585। तो इसका आंसर रहने वाला दोस्तों वो है 1582। और कहते हैं ये दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की अंतिम विजय थी। महाराणा प्रताप की अंतिम विजय थी और इसको महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक भी मानते हैं। इसको
महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना गया है। महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना गया है। तो हम देखते हैं कि यह युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की अंतिम विजय थी और महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक किसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्लाइड पे रहने वाला है और वो है दोस्तों कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया। देखिए क्या कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ता का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन चलो मिस प्रिंट हो गया टाइप, चलो फिर भी इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा कि राणा प्रताप की ओर से हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन। हरावल सेना, हरावल सेना कहते हैं सेना की अग्रिम पंक्ति, जो पहली पंक्ति जो सबसे पहले युद्ध में लड़ती है उसे कहते हैं हरावल। एक तो होता हरावल दस्ता, एक होता चंदावल, यानी सेना की पीछे की पंक्ति जिसको हम चंदावल कहते हैं। तो हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। हकीम खां, हकीम खां सूर, हकीम खां सूर ने हरावल सेना का नेतृत्व किया था। हकीम का सूर ने हरावल सेना का नेतृत्व किया था। और मुगलों की सेना का नेतृत्व करने वाला कौन। मुगलों की सेना का नेतृत्व करने वाला कौन हरावल सेना का, वो था दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा। मेवाड़ के सिसोदिया का तो कौन था हकीम का सूर, और मुगल सेना की हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था जगन्नाथ कछवा। और प्रमुख सेनापति कौन था इस युद्ध में। प्रमुख सेनापति किसका, मुगलों का। तो देखेंगे एक तो है मानसिंह कछवा, आमिर का मानसिंह, और दूसरा दोस्तों आसफ खां। तो दो प्रमुख सेनापति थे इस युद्ध में, मानसिंह और आसफ खां। इस हल्दी घाटी के युद्ध की रचना, व्यू रचना कहां पर तैयार हुई पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। व्यू रचना, व्यू रचना इस हल्दी घाटी के युद्ध की, तो ध्यान रखना अकबर का किले में, अकबर के किले में। और अकबर का किला कहां दोस्तों अजमेर, अजमेर में साहब इस हल्दी घाटी के युद्ध की व्यू रचना रची गई कि किस प्रकार युद्ध लड़ा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जिसके आंसर हरावल सेना हकीम खां सूर महाराणा प्रताप की तरफ से, मुगलों की हरावल सेना का जगन्नाथ कछवा, प्रमुख सेनापति मुगलों के मानसिंह और आसफ खां। और व्यू रचना इस युद्ध की कहां पर लड़ी, अकबर के किले अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन वो है हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया साहब। झालामान, ऑप्शन ए, बी झाला बीदा, सी हकीम खां सूर, डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों सीधा सीधा वो है झाला बीदा। झाला बीदा जिसने कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप कहते हैं कि मुगलों को चीरते हुए मानसिंह के हाथी मर्दाना के पास पहुंच गया और कहते हैं वहां की चेतक को यानी लगाम खींची और मर्दाना हाथी के सर पर अपने चेतक के दोनों पांव आगे के टिका दिए और कहते हैं कि इतना जोरदार भाले से वार किया कि भाला महाराणा प्रताप का मर्दाना हाथी के महावत को चीरता हुआ होदी में चला गया। और कहते हैं कि होदी में छिप गया कौन, मानसिंह। एक समय ऐसा लगा कि शायद या तो महाराणा प्रताप नहीं रहे या मानसिंह नहीं रहे। और कहते हैं एकदम खून की पिचकारी निकली किसे कि मर्दाना हाथी की सूंड में जहरीले खंजर बंधे हुए थे और उन खंजरों से कहते हैं कि चेतक का पांव कट गया था। और एक समय युद्ध ठहर सा गया था कि भाई युद्ध का परिणाम निकल चुका है। और कहते हैं कुछ समय बाद जैसे महाराणा प्रताप ने अपने चेतक के पांव मर्दाना हाथी के सर से नीचे उतारे और कहते हैं कि मुगलों ने उसको घेर लिया। उसके बाद झाला बीदा सादड़ी पाली का, कहां का ये सादड़ी
पालिका, जिसने साहब यानी महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया और महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर किया। अगला क्वेश्चन वो है अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया साहब? क्या पूछ रहा है कि अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? 1560 में किया, 1565 में किया, 1563 में किया, 1567 में किया। ऑप्शन जो सही रहने वाला वो है 1567। आप कई बुक्स में देखेंगे कि इस युद्ध को अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, वो समय था 1567 1568। कहते हैं अकबर इस युद्ध में दो लोगों की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ, जिनकी वीरता से प्रभावित हुआ उसमें देखिए एक है मेड़ता का जयमल मेड़तिया, और दूसरा दोस्तों फत्ता सिसोदिया। कहते हैं कि अकबर इन दोनों की वीरता से इस युद्ध में इतना प्रभावित हुआ और कहते हैं उसने यानी क्या किया, इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के बाहर लगवाई साहब। इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां, हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर लगवाई? गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के बाहर लगवाई। क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो वीर पुरुषों की गजारूढ़ मूर्तियां मुगल बादशाह अकबर ने आगरा के दुर्ग के बाहर लगवाई? तो वो है दोस्तों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। 1567-68 कहते हैं जयमल मेड़तिया अकबर की एक बंदूक थी, अकबर की बंदूक जिसका नाम है दोस्तों संग्राम। किले की रक्षा करते हुए जब कहते हैं कि रात दिन में तो मुगल सेना किले की दीवारें को तोड़ती थी चित्तौड़ के किले की, और रात को उनकी मरम्मत करते थे कौन? सिसोदिया। और कहते हैं कि एक दिन जयमल मेड़तिया लालटेन लेकर घूम रहा था किले की दीवार पर, अकबर को दिखा, अकबर ने गोली मारी और कहते उसकी पांव में गोली लगी। पूछा हुआ सवाल है कि जयमल मेड़तिया अकबर की किस बंदूक की गोली से घायल हुआ? तो बंदूक का नाम है दोस्तों संग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 और पूछा गया है कि अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम कौन सा है? आप देख सकते हैं क्या पहला ऑप्शन बी भगवान दास, जलाल खान, मान सिंह या टोडरमल। दूसरा ऑप्शन है जलाल खान, भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल। तीसरा मान सिंह, जलाल खान, भगवान दास, टोडरमल। चौथा है जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। अकबर की एक नीति थी दोस्तों, उस नीति का नाम था सुलह कुल की नीति। अकबर की नीति का क्या नाम था? सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति थी। और कहते हैं इस नीति के अनुसार अकबर क्या करता था? पहले बात फिर लात। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर महाराणा प्रताप नहीं माना। मजबूरन अकबर को युद्ध करना पड़ा, हल्दी घाटी के युद्ध, और अपनी सेना को भेजना पड़ा। देखिए इसको समझने के लिए क्या है, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया जो ट्रिक रहने वाली है वो है, आप इसको समझ सकते हैं JMBT, या आप कह सकते हैं जमा भाटो। तो जैसे ऑप्शन डी सही होगा, जैसे जलाल खान, एम से मान सिंह, बी से भगवान दास और टी से टोडरमल। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर
जो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि 1540 में मावली का युद्ध किन के मध्य हुआ। क्या कह रहा है कि 1540 में मावली का युद्ध किन के बीच हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मावली का युद्ध जो है वो हुआ दोस्तों, क्या ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और मालदेव के बीच हुआ, बी महाराणा उदय सिंह और बनवीर के बीच हुआ, सी राणा उदय सिंह और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, या कोई नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा दोस्तों, यानी वो रहेगा महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य हुआ। मावली के देखिए दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। बनवीर यानी जिसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उदय सिंह को भी मारना चाहता था, मगर भारत की यानी स्वामी भक्त महिला पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर अपने स्वामी अपने राजा उदय सिंह को बचाया था। और उसके बाद जैसे उदय सिंह यानी उत्तराधिकार यानी चित्तौड़ पे अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहा था, तो कहते हैं कि इस समय उदय सिंह का साथ किसने दिया था। उदय सिंह की सहायता किसने की थी भाई। उदय सिंह की सहायता करने वाला था राव मालदेव। ये कहां का है भाई, मारवाड़ का। राव मालदेव की सहायता से उदय सिंह ने बनवीर को हराया और भगाया। मावली कहां है, उदयपुर। मावली कहां है दोस्तों, मावली अगर आपसे पूछे कि मावली कहां है तो मावली आएगा आपका उदयपुर। इस प्रकार राणा उदय सिंह ने अपनी सत्ता प्राप्त की, चित्तौड़ पे अधिकार किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्लाइड पर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 8, और वो है दोस्तों महाराणा करा कि राणा उदय सिंह ने कब उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए आप, क्या महाराणा उदय सिंह ने 1555 में बसाया, 1559 में बसाया, 1556 में बसाया, या 1562? आंसर रहने वाला आपका 1559। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की और यहां पर कहते हैं मोती झील का निर्माण करवाया। और मोती झील का निर्माण करवाया सब, और मगरी महलों का निर्माण करवाया। तो मोती झील का निर्माण करवाया और मगरी महलों का निर्माण करवाया। 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। ध्यान रहे 1459 में किसकी स्थापना हुई थी, मेहरानगढ़ जोधपुर। यार मेहरानगढ़ भी आ जाए ठीक है, और जोधपुर भी आ जाए ऑप्शन में तो भी ठीक है। राव जोधा ने की थी। किसने की थी, राव जोधा ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर रहने वाला है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर कब चित्तौड़ पर अधिकार किया। 400 564 ईस्वी में, ऑप्शन बी 726 ईस्वी में, ऑप्शन सी 534 ईस्वी में, ऑप्शन डी 734 ईस्वी में। तो इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा 734 ईस्वी में। यानी मान मौर्य कौन था भाई, मान मौर्य को पराजित करके अधिकार क्या था, तो मान मौर्य शासक था। क्या था, मौर्य शासक था मान मौर्य। ध्यान रखना है आपको। और कहते हैं इस मान मौर्य और मान मौर्य शिलालेख मिला यहां पर, मान मौर्य शिलालेख, मान मौर्य शिलालेख मिला, जिसको कहते हैं कर्नल टोड ने लंदन जाते वक्त समुद्र में फेंकवा दिया। मैं तो कहता हूं हमारा शिलालेख क्यों फेंका इसने, खुद कूद जाता अगर जहाज का बैलेंस खराब हो रहा था। मगर कहते हैं
इसकी जानकारी भी हमें एनाल्स ऑफ एंड एंटिक्विटीज में मिलती है साहब, जो इसकी रचना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे रहने वाला क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप कि राणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई। पूछ रहा आपसे कि राणा सांगा की मृत्यु कहां हुई, मांडलगढ़ में हुई, बसवा में हुई, कालपी में हुई, चित्तौड़गढ़ में हुई। इसका आंसर है दोस्तों कालपी में। कालपी कहां है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। कहते हैं कि राणा सांगा ने जब ये कसम खा ली थी कि जब तक बाबर को नहीं हराऊंगा तब तक मेवाड़ी पगड़ी धारण नहीं करूंगा। और कहते जब चंदेरी के मेदिन राय पर आक्रमण करने के लिए बाबर जब जा रहा था, जैसे खबर मिली राणा सांगा, तो राणा सांगा ने कहा कि मैं उसको हराऊंगा जाऊंगा। सरदारों ने समझाया, सिसोदिया सरदार ने कि हमारे सर कि राणा हमारे पास सरदार नहीं है, सेना नहीं है, हम उससे नहीं लड़ सकते। मगर राणा सांगा नहीं माना और उसने साहब रवाना हो गया। तो कहते हैं कि राणा सांगा के विश्वास पात्र सरदारों ने सांगा को जहर देकर दे दिया था, जिसकी मृत्यु कालपी में हुई। उसके बाद मांडलगढ़ में क्या है, राणा सांगा की छतरी है साहब। राणा सांगा की छतरी आपसे पूछे कि छतरी कहां है, मांडलगढ़ में। बसवा में जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल होता है तो इसका इलाज होता है बसवा में। क्या होता है, इसका इलाज किया जाता है। और चित्तौड़गढ़ इस समय मुगलों के अधिकार में था। तो आप देख सकते हैं कालपी मध्य प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महाराणा सांगा की समाधि कहां पर है भाई। ये लो मैंने वहां लिखा था और यहां पे आ गया, तो सारी बातें इसमें हो गई थी। महाराणा सांगा की समाधि कहां है भाई, मांडलगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए। 8 खंभों की छतरी है भाई। और अगर आपसे पूछा जाए बसवा दौसा, यहां पर क्या है, सांगा का चबूतरा। कई बार पूछा गया है कि सांगा का चबूतरा कौन से जिले में है, बसवा दौसा। और मांडलगढ़ में क्या है, यानी 8 खंभों की छतरी। इसकी राणा सांगा की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि बाबर ने कब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया साहब। कह रहा कि बाबर ने कब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। तो देखिए 1525, 1526, 1527, 1528। ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ। बाबर ने अपने जीवन में कुल 4 युद्ध लड़े। कहते हैं कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। यानी भारत में उसका जो समय 26 से लेकर 30 तक है वो युद्धों में ही बीत गया था। कहते हैं कि बाबर बड़ा योद्धा था। 2 सैनिकों को लेकर अपने कंधे पर, और कहते हैं ढाल पर चढ़ता था, और ज्यादा हाइट नहीं थी, 5.5 फीट हाइट थी, मगर कहते हैं बड़ा वीर साहसी था। तो देखिए आप, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। और इसमें कहते हैं इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया। यानी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया। ध्यान रखना, है सवाल पूछा गया है दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। वो कौन है, इब्राहिम लोदी।
दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए 16 फरवरी 1527 को हुआ, 17 मार्च 1527 को, 18 अप्रैल 1527 को हुआ, या 19 मई 1527 को हुआ। तो देखिए ये युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। तलवारों की झनकारें देखनी है तो खानवा का युद्ध देखो, और अगर खून की नदियां देखनी है तो हल्दी घाटी का युद्ध देखो। कहते हैं कि राणा सांगा बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, जिसके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक टांग नहीं थी। कहते हैं कि 80 घाव थे तन पर, कोई व्यथा नहीं थी मन पर। और पहली बार राजस्थान के सभी देसी राजा राजपूत योद्धा एक झंडे के नीचे आए, और वो आए थे खानवा के युद्ध में। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। और कहते हैं इस युद्ध में सांगा ने कौन सी प्रथा की शुरुआत की थी? पाती पेरवन या पाती परवन प्रथा की शुरुआत की थी। युद्ध के लिए साहब पूरे राजस्थान में चावल बांटे गए, और सभी राजपूत रियासतों ने इसको स्वीकार किया। ये बात कही गई कि एक अरब क्षेत्र से आ रहा है, यानी खतरनाक दुश्मन है, बहुत वीर है, बहुत ताकतवर है, उसको हराने के लिए पूरे राजस्थान के सभी राजाओं को एक होना पड़ेगा साहब। तो पाती पर्वन प्रथा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ? तो देखिए 1515, 1517, 1518, 1519। ये हुआ साहब 1517। खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? यानी इस युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम को पराजित किया। और एक खातौली कहां है दोस्तों? अगर हम बात करें उस समय तो बूंदी में थी खातौली। उस समय कहां थी? बूंदी। मगर आपसे पूछे कि खातौली वर्तमान में कहां है? वर्तमान में साहब इसकी लोकेशन है, वो है कोटा। वर्तमान में कहां था खातौली? कोटा। तो राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। और खातौली उस समय बूंदी रियासत में था, अब वर्तमान में कहां है? कोटा जिले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 15, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बांडी वर्तमान में कहां पर स्थित है? भरतपुर, कोटा, धौलपुर, अलवर। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। बांडी का युद्ध जो आपका हुआ है 1518 ईस्वी में। यह भी किसके साथ लड़ेगा सांगा? इब्राहिम लोदी के साथ। जब खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी हार जाएगा, दोबारा वो जो कहेगा मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा, अपने दो प्रमुख सेनापति मियां माखन और मियां हसन के साथ आएगा, फिर उसको हार का सामना करना पड़ेगा राणा सांगा से। तो देखिए 1518 में हुआ राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के यहां पर सेनापति कौन थे भाई? दो लोग थे सेनापति। एक का नाम मियां माखन और दूसरे का नाम मियां हसन। और विजय किसकी हुई? विजय हुई दोस्तों राणा सांगा विजय रहे। फिर कौन हारा? यानी इब्राहिम लोदी। यह था युद्ध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, राणा सांगा और उनके किन भाइयों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ है?
तो हम कह सकते हैं पृथ्वीराज, ए, बी जयराज जयमल, सी राज सिंह, सभी। यहां पर आंसर हो जाएगा सभी। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में कहते हैं उड़ना राजकुमार। जयमल जो सोलंकी राजकुमार से लड़ता हुआ मारा गया था, सोलंकी राजकुमारों से लड़ता हुआ वह मारा गया। तो देखिए, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, इसी ने अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तारा के नाम पर। सोलंकी, जो सोलंकी राजकुमारों की राजकुमारी थी तारा, तारा की सबसे पहले रिश्ता होता है जयमल के साथ, मगर जयमल मारा जाता है तो पृथ्वीराज उससे विवाह करता है और अपनी बेगम, अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर के अंदर जो अजय मेरु दुर्ग है उसका नाम परिवर्तित करता है। 1504 में इसका नाम तारागढ़ रखता है। 1504 में देखिए क्या नाम रखा, तारागढ़। किसका? अजय मेरु दुर्ग का। अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आपका क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, हिंदुपत नाम से प्रसिद्ध कौन सा महाराणा 1509 में मेवाड़ का शासक बना? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा मोकल, महाराणा प्रताप। आंसर सीधा हो जाएगा महाराणा सांगा। और देखिए, हिंदुपत शासक महाराणा सांगा को किसने कहा था? महाराणा सांगा को हिंदुपत शासक कर्नल जेम्स टोड ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भाई सांगा जो है हिंदुपत, क्योंकि सभी हिंदुओं को एक साथ किया, और हिंदुओं की जो पताका, जो झंडा, जो विजय झंडा था वो किसके हाथ में था? राणा सांगा। हिंदुओं की सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो राणा सांगा था, इसलिए कर्नल टोड ने इसको क्या कहा? यानी हिंदुपत शासक कहा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है? भाई ये कह रहा है कौन सी उपाधि यानी महाराणा कुंभा की नहीं है। देखिए आप, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु दोनों ही, ए, बी राजगुरु परम गुरु, सी विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर, हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य, और हिंदू सुल्तान। तो देखिए यहां पर जो सीधा सीधा ये सभी उपाधियां ए और बी की, डी की उपाधियां किसकी है? राणा कुंभा की है। और जो उपाधि नहीं है वो है साहब ऑप्शन नंबर सी। और यह उपाधि किस शासक की है? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बारे में जानते हो आप? जो आप देखेंगे राज सिंह प्रशस्ति भी इनके नाम से। महाराणा राज सिंह जिसने औरंगजेब से संघर्ष किया, जिसने कृष्ण की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, तो यानी महाराणा राज सिंह की है विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर। यानी इनको कहा गया, यूनानी ने इसको हाइड्रोलिक रूलर कहा और यहां पर इसको विजय कटकातु कहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 साहब कि महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदा के द्वारा हत्या कब की गई? 1450 में, 1455, 1463 या 1468? सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1468 में। कहते हैं कि महाराणा कुंभा जो अपने जीवन के अंतिम समय में, महाराणा कुंभा को एक रोग हो गया था दोस्तों, और वो रोग कौन सा था? उन्माद रोग। इस कारण महाराणा कुंभा है, उन्माद रोग होने के कारण महाराणा कुंभा घंटों मामादेव कुंड में पड़े रहते थे पानी में। और यानी उन्माद रोग का मतलब होता है कि उनको अकेलापन चाहिए था, यानी वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते थे। और कहते बलवीर सॉरी उदा परेशान हो गया और कहते हैं कि एक दिन यानी उन्माद रोग हो गया। कहां रहता था? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड कहां है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग।
दुर्ग जो कहां है भाई, राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है, राजसमंद। और मामादेव कुंड में उदा ने क्या किया, यानी कुंभा को डुबोकर उसकी हत्या कर दी साहब। मामादेव कुंड में कुंभा को पानी में डुबोकर हत्या कर दी साहब। इसलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता, यानी किसको कहा जाता है, उदा को। मेवाड़ का पितृहंता कौन है, उदा। और कहते हैं मेवाड़ में कहावत प्रचलित हो गई कि उदा बाप ने मारी जे, उदा बाप ने मारी जे, लिखो ने लाभई राज, देश बसायो रायमल, सरयो ने एक ही काज। यानी आप देख सकते हैं कि उदा के बारे में कहा गया कि उदा ने बाप को मारा मगर उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं कि उदा पर भी बिजली गिरी, वो भी मर गया। मगर नाम किसका हुआ, मेवाड़ का अगला महाराणा कौन बना, यानी रायमल। जबकि बनना कौन चाहता था, उदा। मगर नसीब में जिसके होता उसी को राज मिलता है, यही सूक्ति में समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप, निम्न में से किस पुस्तक का लेखक राणा कुंभा नहीं है साहब। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, गीत गोविंद। ये तीनों ही पुस्तक किसकी है भाई, राणा कुंभा की। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, वो है दोस्तों जयानक। राणा कुंभा ने लिखी संगीत राज, संगीत मीमांसा, इसके 5 भाग है। संगीत राज के 5 भाग है भाई। सूड प्रबंध का मतलब भी क्या है, संगीत। इसको राजस्थानी में सूड कहा गया है। तो ये किताब किसकी है, हाँ, गीत गोविंद पर कुंभा ने एक टीका लिखी है, छोटा रूप लिखा, जिसको हम कहते हैं रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 और 21 में क्या दिया गया है कि महाराणा कुंभा ने किस पुस्तकों पर टीका लिखी। सब आगे बात। तो महाराणा कुंभा ने चंडी शतक पर भी टीका लिखी, गीत गोविंद पर भी लिखी, संगीत रत्नाकर, सभी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, सभी पर इसने क्या लिखी, इसका आंसर सभी हो जाएगा साहब। गीत गोविंद पर क्या लिखी, अभी जो मैंने कहा था रसिक प्रिया, प्रिया टीका लिखी साहब। किसने, कुंभा ने। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है साहब। क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है। जेता है, पोमा है, मंडन है, या कोई नहीं। तो इसमें देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वो मंडन है। ये कहां का है भाई, गुजरात का है। अगर आपसे पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया, तो 1440 से 1448 के बीच में करवाया गया। और कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रमुख जो है कटारगढ़। कटारगढ़, इस कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। कहते हैं कुंभा यहां बैठकर पूरे मेवाड़ को निहारता था। कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका निर्माण 1440 से 1448 में हुआ। मंडन जो गुजरात है। और आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आप, एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। महाराणा कुंभा, कवि राजा श्यामल दास, कौन है,
व्यास। देखिए इसका, या मंडन, इसका जो लेखक है वो है कान्हा व्यास। ये भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव व पार्वती को समर्पित है साहब। भगवान शिव और पार्वती के ऊपर लिखा गया है। आप देखिए कुंभा संगीत राज लिखी इसने, सावन दास ने वीर विनोद, और मंडन ने वास्तुशास्त्र लिखी। तो आप देखें कुछ किताबों के नाम लिखे हैं मैंने, तो ये उन लोगों की अलग अलग रचनाएं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 1456 में किन के मध्य चंपानेर की संधि हुई? तो देखिए ऑप्शन ए महाराणा कुंभार महमूद खिलजी, बी महाराणा कुंभा और गुजरात के कुतुबुद्दीन, या मालवा के महमूद खिलजी गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच, या कोई नहीं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सीधा सीधा राइट, वो ऑप्शन सी, यानी मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। इस संधि के अंदर मध्यस्थता कौन करेगा? मध्यस्थता करने वाला कौन था? ताज खान। ताज का किसका सेनापति था? महमूद खिलजी। कहते हैं कि ताज खान के कहने पर इन दोनों ने यानी एक साथ संधि की, ताकि भाई के कुंभा पर अटैक किया जाए, उसको हराया जाए, मगर कहते हैं फिर भी कुंभा इनसे पराजित नहीं हुआ। तो ये संधि करवाने वाला कौन था? ताज का महमूद खिलजी का सेनापति, और मध्यस्थता इसने की। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आपकी स्लाइड पर, और 25 में क्या है कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कौन से मंदिर का निर्माण कर बनवाए? तो देखिए कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार संवरी का मंदिर, दोनों, यानी इसने दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और कुंभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। समर्पित है। तो देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 1433 ईस्वी में मोकल की जिलावड़ा में किसके द्वारा हत्या की गई? जिलवाड़ा में, सॉरी, कि 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में किसके द्वारा हत्या की गई? चाचा, मेरा, मैपा पवार, या सभी? इसमें सभी है साथ। चाचा और मेरा क्या थे? खेता यानी दासी पुत्र, यानी मोकल के पिता जो थे खेता, खेता की दासी थी जिसका नाम था खातिन, उसके दो लड़के थे, चाचा और मेरा। और महपा पवार के उकसाने के कारण इसने हत्या की साहब। महपा पवार ने क्या किया? इन दासी पुत्रों को उकसाया साहब, को उकसाया, इस कारण यह हत्या हुई। तो आप देख सकते हैं इसको उकसाने पर इन्होंने साहब मोकल की हत्या कर दी। जिलवाड़ा, जिलवाड़ा कहां है? जिलवाड़ा है दोस्तों राजसमंद। जिलवाड़ा कहां है? राजसमंद में है। तो इस प्रकार यानी दासी पुत्र चाचा और मेरा ने इनकी हत्या कर दी, और मैपा पवार ने इनको उकसाया। अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 27, और क्या पूछा गया है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मालवा के महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ साहब? 1433, 1437, 1453, 1456? सीधा सीधा आंसर है 1437। सारंगपुर युद्ध के, इस युद्ध के उपलक्ष्य में, इस युद्ध के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने
विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? सबसे बड़ी बात, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया साहब। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब ये विजय स्तंभ बना? अगर आपसे पूछा जाए विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया, तो 1438 से 1448 ईस्वी के मध्य। तो आप देख सकते हैं कि इस जीत के उपलक्ष्य में इतना खुश हुए महाराणा कुंभा कि मैंने दुश्मन को इतनी धूल चटाई, इस खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी लोगो है, राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है, और इस पे डाक टिकट भी जारी हुआ है, और 9 मंजिला इमारत है। बाकी जो कल्चर बताएंगे उसमें बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर किसने सिसोदिया गोइल वंश की स्थापना की थी? तो देखिए, महाराणा लाखा, महाराणा हमीर, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अभी 4th ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था। ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जो हुआ 2025 में पूछा गया इसको। और देखिए, राणा हमीर, राणा हमीर के बारे में कहा जाता है कि यानी एक शासक था जिसका नाम था और कर्ण सिंह, मेवाड़ का शासक था कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था शेम सिंह और एक का नाम था राहब। शेम सिंह को क्या मिला? चित्तौड़, और चित्तौड़ में इसने किसकी स्थापना की? रावल शाखा की। और राहब को कहां भेज दिया? सिसोदिया गांव, सिसोदा गांव की जागीर मिली, सिसोदा गांव की जागीर मिली। और कहते हैं इसी राहब का एक वंशज था राणा हमीर, और जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर यानी चित्तौड़ की खोई हुई शक्ति को प्राप्त किया। इस कारण इसको कहा जाता है कि इसने साहब मेवाड़ सिसोदिया गोइल वंश की स्थापना की। यहीं से सिसोदा गांव से निकले, इस कारण इनके वंशजों को सिसोदिया कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राणा महाराणा लाखा के संबंध में गलत कथन है साहब। कौन सा गलत कथन है? कि 1382 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, बिल्कुल सही है। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया, यह भी बिल्कुल सही है। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकला, यह भी सही है। इसी समय एक बंजार ने पिछला झील का निर्माण करवाया। ये चारों के चारों क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कहते हैं महाराणा लाखा का शासन लक बाय चांस, इसके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई वो लकी था ये कि इसको अधेड़ उम्र में, यानी इसका विवाह 14 साल की किससे होती है? हंसाबाई रणमल राठौड़ की बहन, उससे होता है। और कहते हैं कि राणा लाखा के समय जावर माइंस की खोज होती है, इससे इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। और पिच्छू बंजारे ने अपने बैलों की याद में यानी एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम है पिछोला झील, जो आज वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध है, सैलानियों के लिए बहुत जोरदार झील है। तो यह है राणा लाखा का इतिहास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए चित्तौड़ के युद्ध की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? वीर विनोद, पद्मावत, हमीर मर्दन, कोई नहीं। वीर विनोद का रत्नाकार कौन है? श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। पद्मावत किसने लिखी? इसका आंसर भी यही होगा दोस्तों। पद्मावत मूवी भी देखी होगी आपने, पद्मावत मूवी में भी साफ साफ बताया गया है। तो पद्मावत मूवी यानी पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखी साहब? 1540 ईस्वी में। इसकी भाषा क्या थी? पद्मावत की भाषा अगर आपसे पूछा जाए
तो भाषा थी दोस्तों अवधी। कहते हैं महाराणा रतन सिंह और पद्मावती के प्रेम का वर्णन बड़ा रोचक तरीके से किया गया है, इसमें बताया गया, मगर इतिहासकार इसको सत्य नहीं मानते हैं। कहते हैं कि मनगढ़ंत इतिहास है, कवि की कल्पना है। कहते हैं कि इसमें कहता है कि पद्मावत की आंखें बादाम की तरह है, होठ धनुष की तरह है, केश नागिन की तरह है, और कहते हैं जब वो पानी पीती है तो पानी भी उसके गले से उतरता तो नजर आता है। तो कहते हैं किताबें बातें केवल भावों में अच्छी लगती है, इतिहास इसको नहीं मानता है। हमीर मदमर्दन की रचना करने वाला कौन था? जय सिंह सूरी, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? हमीर किसको कहा गया है? हमीर कहा गया है हमीर कहा गया हमीर देव चौहान को, हमीर देव चौहान को, और सॉरी राणा हमीर को कहा गया है, राणा हमीर को कहा गया है, और मदमर्दन कहते हैं इल्तुतमिश को कहा गया। मदमर्दन किसको कहा गया है? मदमर्दन इल्तुतमिश। तो हमीर को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया मदमर्दन यानी इल्तुतमिश का घमंड को तोड़ने वाला, उसके घमंड को चकनाचूर करने वाला कौन था? तो वो है हमीर, और मदमर्दन कहा गया इल्तुतमिश को। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बड़ी रोचक लगी होगी, और इसको रोचक बनाएंगे। आपका सहयोग और स्नेह हमें चाहिए ताकि मैं इस कोशिश में आगे बढ़ सकूं, और शायद ये क्लास आपको पसंद आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा मेहनत है, हमारा प्रयास है, और आप लोगों का सजेशन भी लिया जाएगा। आप लोग सपोर्ट करें, यानी जीके फंडा बाय अनीस खान जो चैनल है, इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।